वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी की प्रिपरेशन जो है वो बहुत बेहतर चल रही होगी। ठीक है, हम यहाँ पर करवाने वाले हैं सीटेट के लिए जो आपके सीडीपी के क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिसेस, जो पीवाईक्यूज है स्पेशली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पीवाईक्यूज करने से एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, दूसरा आपको पता चलता है कि पेपर का क्या पैटर्न रह रहा है, तीसरी आपको बात बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीटेट में बहुत से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं एज इट इज। तो आप अगर पीवाईक्यूज भी बहुत अच्छे से लगा ले रहे हैं, ठीक है, कम समय में सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप पीवाईक्यूज को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की पीवाईक्यू सीरीज। सबसे पहला जो प्रश्न है वो हमारा इस प्रकार है, आप एक बार देख लें, जल्दी से सभी प्रश्न देखें कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। बच्चों की अगर हम लंबाई की बात करें या हम वृद्धि की बात करें तो ये उदाहरण बताइए किसका है, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि हो रही है, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि होती जाती है और वजन में भी वृद्धि होती है। जब वो पैदा होते हैं तो उनका वजन कितना होता है, उनकी लंबाई कितनी होती है, धीरे 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 समय के अनुसार उनकी लंबाई और वजन बढ़ता जाता है, लेकिन एक समय के बाद लंबाई बढ़ना भी रुक जाता है और वजन बढ़ना भी। आप ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि आप अगर 70 साल जी रहे हैं तो आपकी लंबाई जो है वो बढ़ती जाएगी कंटिन्यूस, नहीं, एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो लंबाई है वो रुक जाती है, वजन जो है वो रुक जाती है, क्योंकि वृद्धि क्या है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ये संज्ञानात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन है या भावात्मक परिवर्तन है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, यहां पर आपको ये बताना है। तो यहां पर ध्यान रखना, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि जो है वो किसका उदाहरण है, मात्रात्मक परिवर्तन है, क्योंकि अगर हम वृद्धि की बात कर रहे हैं तो वृद्धि क्या है, वृद्धि मात्रात्मक है। लेकिन अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास कैसा है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, ये ध्यान रखना। विकास के अंतर्गत ही वृद्धि है, विकास के अंतर्गत ही वृद्धि होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, वृद्धि जो है वो क्या है, वो विकास के अंतर्गत आएगा, जबकि विकास क्या है, एक बृहद स्ट्रक्चर है। विकास क्या है, विकास जीवन से लेकर आपका मृत्यु तक होता रहेगा, जाने अनजाने आपके प्रयास करने से, आपके ना प्रयास करने से, तब भी आपका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है वो विकास किसी ना किसी तरीके से होता रहता है। तो वृद्धि किसके, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, तो ये वृद्धि क्या है, विकास के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, वी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अभिकथन है, जर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो सीटेट में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। प्रश्न है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य जो है वो 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। ठीक है, रीजन दिया है इन्होंने, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। तो ये बताइए यहाँ पर एजर्शन रीजन की जो अगर हम बात कर रहे हैं तो एजर्शन रीजन सही है, गलत है, एजर्शन का रीजन सही दे रखा है या नहीं दे रखा है, आप पढ़ लीजिए और फिर बताइए। ध्यान से देखेंगे, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, ये आप ऐसे समझ लीजिए, आप आस पड़ोस के बच्चे हैं या अपने घर में जो बच्चे होते हैं वो पलते बढ़ते हैं, उनको आपने पलते बढ़ते देखा है, तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। हर बच्चे का विकास क्या सेम होता है, ऐसा हो पॉसिबल भी हो सकता है, ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि हर बच्चे का विकास जो है वो सेम रहे। कुछ बच्चे 12 महीने में वही चीजें सीख लेते हैं, कुछ बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है, कुछ बच्चे जो है वो 14 महीने लगा देते हैं, कुछ बच्चे 20 महीने लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ बच्चे जो है वो 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों को वाक्य बोलना शुरू करते हैं, कुछ जो है वो 20 महीने की उम्र में ये काम शुरू करते हैं। इसका रीजन दे रखा है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है। सही बात है, हम एक प्रमाण मान लेते हैं कि हाँ भाई, कि जो हम ज्यादा होता है, ठीक है, जो ज्यादा चीजें होती हैं हम उनको एक वो सेट कर लेते हैं पैमाना कि हाँ भाई इस टाइम तक जो है वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है। लेकिन ये कहो कि ये कंफर्म होता है, ऐसा तो नहीं होता है। हर बच्चे का विकास जो है वो विकास दर जो है हर बच्चे की अलग है। आप बताइए, आपके घर में 4 बच्चे हैं अगर, तो चारों का विकास क्या एक ही तरीके से हुआ है, चारों का एक ही नेचर है,
चारों एक ही समय पर सीखते हैं, एक ही समय पर बोलते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो सेम वही दे रखा है, तो यहाँ पर एजर्शन भी सही है और रीजन भी एजर्शन का बिल्कुल सही है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, की ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी वाला ऑप्शन है। थर्ड है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर, ठीक है, बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वासा के बावजूद विकास के कुछ, ठीक है, विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, ये क्या कहलाता है, इसको बताओ। जो मैंने यहां पर लिखा है, यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, तो उसको कहते क्या, उसको मूल काल कहते हो, उसको निगमनात्मक अवधि कहते हो, उसे सहज काल कहते हो या संवेदनशील अवधि कहते हो, जल्दी से बताओ। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आप देखोगे बहुत ही अभावों में जीते हैं, ठीक है, बहुत अभाव, उनको बहुत कमियां रहती हैं। ऐसे अभावों में जो रहते हैं, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होगी, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर एक बात बताइए, आपका सामाजिक परिवेश जिस तरीके, मैंने कहा कि बच्चे के विकास पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रभाव डालता है वो कारक कौन सा है, सामाजिक, ठीक है। सामाजिक कारक जो है वो समझ लीजिए जो जेनेटिक रीजन होते हैं, जेनेटिक फैक्टर है, उससे भी ज्यादा इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। पुनर्वासा के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, वो संवेदनशील अवधि कहलाती है। वो कौन सी अवधि कहलाती है, संवेदनशील अवधि कहलाती है। ये सभी पीवाईक्यूज हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये लेने की जरूरत नहीं है टेंशन कि अरे मैम पीवाईक्यूज कराइए, ये क्या करवाने, सारे पीवाईक्यूज हैं आपको, क्योंकि कम टाइम रह गया है, तो कम टाइम में आप पीवाईक्यूज करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। विकास का वो कौन सा पहलू होता है जिसमें हम इन सभी के बारे में बात करते हैं, जल्दी से बताएंगे। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास के कई पहलू होते हैं। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि आप छोटे से बड़े हो गए तो आपका विकास हो गया, ये वृद्धि कहलाएगी, ठीक है। विकास का मतलब होता है आपका सार्वभौमिक विकास, ठीक है, आपका हर तरीके से विकास हो, आपका नैतिक विकास हो, आपका गतिक विकास हो, ठीक है, आपका संज्ञानात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, हर तरह का जो विकास होता है तब आपको विकसित माना जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें विकास के किस पहलू में तर्क करना, चिंतन करना और समस्या समाधान की व्याख्या आ जाती है, मतलब विकास का वो कौन सा पड़ाव होता है, कौन सी अवस्था ऐसी आएगी आपके उसमें जब आप चिंतन करना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देते हैं, तर्क देना शुरू कर देते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करना ढूंढ लेते हैं, समाधान करना सीख जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसको संज्ञानात्मक विकास कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, यहां पर आपको सभी को लगाना है, वेरी वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। असर्शन दे रखा है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ठीक है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा, ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर दीजिए, जल्दी से बताएं। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। रीजन दे रखा है इन्होंने कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। बताओ कौन सा फैक्टर जो है वो यहां पर सही है, जल्दी से बताइए। देखो आप अपने दिमाग, ये बिल्कुल बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है ऐसा नहीं है जरूरी, ठीक है। और ऐसा ये तो सही है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। अब एक बच्चे का कल्चर अलग है, उसके यहाँ अलग रिचुअल्स फॉलो होते हैं, दूसरे बच्चे यहाँ अलग रिचुअल्स फॉलो होते हैं, अलग भाषा बोली जाती है, उसका सामाजिक परिवेश अलग है, दूसरे बच्चे का सामाजिक परिवेश अलग है। तो यहाँ पर ये पहला कथन तो बिल्कुल सही जा रहा है, एजर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन गलत है। रीजन क्या है, रीजन इसका गलत दे रखा है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे सी वाला ऑप्शन कि ए सही है लेकिन आर गलत है,
ठीक है, ए सही है यहाँ पर, लेकिन अगर आप आर की बात करें तो रीजन क्या है, यहाँ पर रीजन गलत मेंशन कर रखा है। अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अभिभावक जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें बाल्यावस्था देखभाल से, जैसे अगर चर्चा कर रहे हैं बाल्यावस्था देखभाल की, ठीक है, कि बाल्यावस्था जो बच्चे हैं बाल्यावस्था में उनकी कैसे देखभाल करें, उस चर्चा में पेरेंट्स को शामिल करना चाहिए। ठीक है, रीजन दे रखा है बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो परिवार के परिवेश से प्रभावित होता है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। आप अपना दिमाग लगाओ कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल्दी से बताएं। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा बेटा जी कि यहां पर दोनों सही है, दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि अभिभावक जो है, अभिभावक को ऐसी चर्चाओं में शामिल होना चाहिए कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में आप अपने बच्चे के मतलब पेरेंटिंग कैसे करें, किस तरीके की करें, तो ये बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित, तो जी हाँ, बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे के ऊपर आपके सामाजिक परिवेश का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उससे पहले भी किसका प्रभाव पड़ता है, उससे पहले भी आपके पारिवारिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन सा होता है, बच्चे की प्रथम पाठशाला जो है वो उसका परिवार होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए होगा कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन सही है। सेवंथ है, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या सांस्कृतिक विकास। यहाँ पर किस विकास की बात की जा रही है? विकास के बहुत सारे पहलू होते हैं, तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा विकास जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। सभी बच्चे आंसर जो है वो जरूर दें, जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं। विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। आप किससे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आप किससे कैसे बोल रहे हैं, आप किससे कैसे बातचीत कर रहे हैं, किसके सामने कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये विकास क्या कहलाता है? नैतिक विकास। ये विकास कौन सा है? ये नैतिक विकास कहलाता है। नैतिकता बच्चों को सिखाई जाती है ना कि कैसे आपको बड़ों से बिहेव करना है, शिष्टाचार दिखाना है, छोटों को कैसे ट्रीट करना है, बड़ों को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कौन सा विकास है? ये नैतिक विकास कहलाता है। ये कौन सा विकास कहलाएगा? ये नैतिक विकास कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी वाला ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन, यानी कि नैतिक विकास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? अब ये बताओ कौन सा विकास होता है, ये कौन सा विकास है? यहां पर फटाफट से बताओगे। नैतिक विकास है क्या कि कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? ये कौन सा विकास है? जब हम भावनाओं को बारे में बात कर रहे हैं, और भावनाएं कहां पर आ जाएंगी, थोड़ा सा आप जो है वो अगर अपना कॉमन सेंस भी यूज करते हैं ना इन क्वेश्चंस में। सीडीपी क्या है? हम बच्चों को पलते पोसते देखते हैं अपने आसपास के वातावरण में, अपने घर परिवारों में, हम भी छोटे से बड़े हुए हैं, तो ये चीजें अगर आप देखते हो, समझते हो, तो डेफिनेटली सीडीपी में आप क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। ठीक है, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। देखो यहां पर अगर हम बात करें नैतिक विकास की, तो नैतिक विकास तो नैतिकता की कैसे व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं, यहां पर इन्होंने पहले ही
हाईलाइट कर रखा है कि भावनाओं की प्रगति का अनुक्रम। अगर भावनाओं की बात की गई है, आपके इमोशंस की बात की गई है, तो मतलब आपके इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन। ये संवेगात्मक विकास है। ये कौन सा विकास है, ये संवेगात्मक विकास है, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहां पर हम भाषा विकास नहीं कह सकते क्योंकि भाषा विकास यहां पर हो रहा है, यहां पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है भावनाओं को। नेक्स्ट देखिए, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। आपको बता दें, विकास के अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम विकास की बात करें तो विकास के बहुत सारे पहलू हैं। ठीक है, आपका सामाजिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, बहुत तरीके के विकास हैं और ये सभी विकास किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से कनेक्ट भी रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर दे रखा है फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाता है। तो बौद्धिक क्षमताओं मतलब बौद्धिक विकास जो है आपका, बौद्धिक क्षमताओं का विकास जो है उसको आप किस में काउंट करोगे, उसको सामाजिकता में। एक बार बताइए, अगर कोई सामाजिक प्राणी है तो इसका मतलब आप वो बहुत ही बुद्धिमान भी ऐसा कह सकते हो कि उसकी बौद्धिक क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो, बहुत बढ़िया जबरदस्त हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। शारीरिक विकास, मंद बुद्धि वाले बच्चों का भी शारीरिक विकास होता है। ठीक है, पढ़े लिखे बच्चों का भी शारीरिक विकास होता है, तो यहां पर आप इसको नहीं काउंट कर सकते। भावनात्मक विकास ये भी आपका नहीं सही है। यहां पर अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर है संज्ञानात्मक विकास। ये क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये करेक्ट आंसर है आपका सी वाला ऑप्शन, संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा। कौन सा विकास है ये, संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा। जी हाँ, यहाँ पर ये सभी ध्यान रखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, संज्ञानात्मक विकास आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास जो है वो किस पर निर्भर करेगा, बताओ विकास किस पर निर्भर करता है। विकास को प्रभावित करने वाले जैसे कारक होते हैं कि विकास को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, तो वैसे ही विकास कैसे हो सकता है उसके भी कुछ फैक्टर होते हैं। तो आप बताओ किस पर निर्भर करेगा, डिपेंड किस पर करेगा, आनुवांशिक प्रवृत्तियों पर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, भौतिक वातावरण पर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आप सभी ये मतलब अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा आज ही कि विकास को भाई आनुवांशिक प्रवृत्तियां भी प्रभावित करती हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमारे जेनेटिक्स जो हमारी क्वालिटी होती है उस पर भी तो प्रभावित होता है। जी बिल्कुल होता है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर भी निर्भर करता है हमारा जो विकास है। अगर हम बात करें भौतिक वातावरण की, जी हाँ बिल्कुल इस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पर तीन के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि विकास जो है वो इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, विकास इन सभी कारकों पर निर्भर करता है, ऐसा कोई कारक यहाँ पर गलत मेंशन नहीं कर रखा है। सभी के सभी कारक जो है वो सही दे रखे हैं। ठीक है, सभी के सभी कारक जो हैं वो सही दे रखे हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे कि बुद्धि, अगर हम बुद्धि की बात करें, समस्या समाधान की बात करें या हम समालोचनात्मक चिंतन की बात करें, तो ये बताओ ये विकास के किस क्षेत्र में आएगा। ये शारीरिक विकास के क्षेत्र में आएगा। मैंने अभी बताया आपका शारीरिक विकास हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मानसिक विकास भी हो रहा है, आपका बौद्धिक क्षमताएं जो है वो एकदम बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा। ये संवेगात्मक आपके संवेगों की, अगर संवेगों का विकास हो रहा है, आप सभी भाव को, इमोशंस को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी समस्या समाधान करना सीख गए हैं, आप समालोचनात्मक चिंतन करना सीख गए हैं, आप की जो बुद्धि है वो हर तरह से चलने लगी है, ऐसा नहीं होता है। नैतिक विकास नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये संज्ञानात्मक विकास हुई। ये कौन सा विकास कहलाएगा, अगर बुद्धि से संबंधित है तो संज्ञानात्मक पर चले जाओ, अगर भावनाओं से संबंधित है तो संवेगात्मक पे चले जाओ, अगर आपका शारीरिक गतिविधियों पर आधारित है, पूछा गया है, तो आप शारीरिक विकास पर चले जाओ,
अगर आपका व्यवहार पर निर्भर कर रहा है विकास, कि व्यवहार पॉइंट मेंशन कर दिया गया है, यानी आपको किस में जाना है, आपको जाना है फिर नैतिक विकास पर, ठीक है, कि कोई कैसे व्यवहार कर रहा है ये वो, तो आप किस पे चले जाओगे, नैतिक विकास पर। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखो, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, पहली बात तो आपसे एक प्रश्न बन जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर आना है जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, अब जीन पियाजे ने जो दिया है, उन्होंने कितने चरण बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के, ये बताओ, उन्होंने कितने चरण बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के, जरा ये बताएं आप सभी, संज्ञानात्मक विकास के उन्होंने कितने चरण बताए हैं, जल्दी से बताएंगे कि यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखेंगे उन्होंने कितने चरण बताए हैं, ये देखो, संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, और इनको आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस भी इनका याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा चरण है या कौन सी अवस्था है, उसके बाद कौन सी अवस्था है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो याद रखना, इनका जो आपका संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के 4 अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है, 4 अवस्थाएं हैं। वो अवस्थाएं कौन सी हैं, सबसे पहला आता है आपका संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, सेंसरी मोटर स्टेज। ये किस टाइम पीरियड इसका क्या है, टाइम पीरियड इसका क्या है, जरा फटाफट से बताओ, बताओ टाइम पीरियड क्या है। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज रहता है, इंद्रिय जनित संवेदीगामक अवस्था, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में इसको कहते हो प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये कब से रहती है, ये 2 से लेकर 7 ईयर तक रहती है, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो इसको बांट दिया जाता है 2 पार्ट्स में, इसको बांट दिया जाता है 2 पार्ट्स में प्री ऑपरेशन स्टेज को। एक होता है आपका पूर्व, एक रहता है 2 से 4 वर्ष तक, एक रहता है 4 से 7 वर्ष तक, ठीक है, लेकिन अभी वो उसकी जरूरत नहीं है, आगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर डिस्कस कर दिया जाएगा। फिर होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको क्या कहते हो, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। किस टाइम, मतलब किस साल तक रहती है, कितने साल तक, तो 7 से 11 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक। हम मतलब जो चीजें छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, देखी हुई चीजें, छुई हुई चीजें जो है वो, उनके बारे में हम आराम से बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये होता है मूर्त, मूर्त चीजें, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहां पर हम बात करेंगे औपचारिक, या हम कहेंगे अमूर्त, या आप इसको क्या कह सकते हो, अमूर्त, ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था, इसको क्या कहते हो, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम क्या है, 11 से लेकर 15 साल तक ये मानी जाती है, जो चीजें हम देख नहीं सकते, ठीक है, जो चीजें हम अमूर्त चीजें छू नहीं सकते जिनको, ठीक है, ये आपका क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ ये संवेदीगामक अवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, हम अपनी इंद्रियों का, हमारा जो है, इनका यूज करना सीख जाते हैं,
आप देखोगे बच्चे को जहां से शोर सुनाई देगा उधर वो अपनी आंखें करने लगता है, उधर देखने लगता है। तो ये क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अगर हम फिर उसके बाद बढ़ते पूर्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो है वो चीजों को थोड़ा थोड़ा जो है वो दूसरों को देखकर फॉलो करना सीखते हैं। तो हम नहीं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो। यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब हम यहाँ पर जैसे कि ये त्रिकोण है, ये चतुर्भुज है, जो चीजें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है? औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। अब हम फील कर लेते हैं कि जैसे अगर आपसे बोला गया है सेब, तो आप मन में, बच्चा जो है वो मन में कल्पना कर लेता है कि सेब का आकार जो है वो ऐसा होता है, क्योंकि उसने पहले देख रखा है। अगर हम कहें कि ये सेब की तरह गोल है, ठीक है, कि गेंद जो है वो सेब की तरह गोल होती है, तो हम जो है वो ये क्या है, हम पहचान लेंगे कि हाँ, बच्चा जो है वो पहचान लेता है, कल्पना कर लेता है कि हाँ, इस तरीके से ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये 4 अवस्थाएं किसने बताई हैं? जीन पियाजे ने बताई। अब यहाँ पर अधिकतर बच्चे किस क्षण में मूर्त समस्याओं को, तो मूर्त समस्याओं के बारे में यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं, तो वो कौन सी अवस्था होगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है। इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है? बिल्कुल, इन्होंने मूर्त पहले ही मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट देखो, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, किताबें, माता पिता का कार्यस्थल, सिनेमा या परिवार। सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था, अगर जब भी कभी ये पूछा जाता है कि सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी होती है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप यही कहोगे सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था जो है वो हमारा परिवार होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो हमारा घर परिवार होता है, क्योंकि सबसे पहला बच्चा जो है, बच्चे की प्रथम पाठशाला ही वही है। अनौपचारिक रूप से वो वहीं पर सीखता है, वहां पर कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन अनौपचारिक रूप से वहीं पर वो सीखता है बोलना, चलना, ठीक है, बात करना। वहां पर वो 4 लोग जो मतलब दादा है, दादी है, पापा है, मम्मी है, उनको वो देखता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो वो प्रथम पाठशाला है हमारी। सामाजिकरण का की एक प्राथमिक संस्था है, जबकि सामाजिकरण की का एक द्वितीयक संस्था है। अब बताओ कौन प्राथमिक है और कौन द्वितीयक है? अगर हम बात करें यहाँ पर कानून और विद्यालय, तो कानून और विद्यालय कहाँ से आ जाएगा? ये तो गलत हो गया। पुस्तकालय और आस पड़ोस, ना भाई, आस पड़ोसी होते हैं लेकिन वो घर परिवार के बाद आते हैं। सामाजिक नीति और सांस्कृतिक नहीं, करेक्ट क्या हो जाएगा अगर हम बात करें? तो यहां पर आ जाएगा आपका परिवार जो है सामाजिकरण का की एक प्राथमिक संस्था है, जबकि विद्यालय क्या हो जाएगा? विद्यालय क्या है? विद्यालय सामाजिकरण की का की एक द्वितीयक संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो डी वाला ऑप्शन लगेगा कि परिवार और विद्यालय। ठीक है, परिवार और विद्यालय। परिवार पहली संस्था है सामाजिकरण की, और दूसरी कौन सी है? बच्चा फिर कहाँ जाता है? उसको फिर हम विद्यालय भेजते हैं, जहां पर औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। अभिकथन यानी असर्शन आपका दे रखा है, विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रीजन दे रखा है कि धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक कारक हैं। आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या कैसे कर सकता है? धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक कारक होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ये वाला पूरी तरह से कट हो जाएगा। विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले वो अनौपचारिक शिक्षा तो उसने घर पर ग्रहण की है। ठीक है, प्रथम पाठशाला तो उसका घर है, लेकिन सामाजिकरण जब की सबसे जो विकास है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है बच्चे का? फिर जब वो जाता है विद्यालय में, वो 4 बच्चों से नए मिलता है, टीचर्स से नए मिलता है, इंटरेक्शन करता है, बोलता है, दोस्त बनाता है, तो वो सामाजिकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए तो सही है, लेकिन अगर हम आर की बात करें, रीजन की बात करें, रीजन बिल्कुल गलत दे रखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्था बच्चे के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती? इसकी स्कूल और मुद्रक संचार। अच्छा, मुद्रक संचार यहाँ पर कहाँ से आ जाएगा? ये तो बिल्कुल हटा दो, कट कर दो। सामाजिक संचार और कानून, ये भी बिल्कुल गलत है। कानून बच्चा कहाँ से सीखने लगेगा आके? पास पड़ोस और सामाजिक नीति। सामाजिक नीति बच्चे में नहीं आ जाती है।
ठीक है, सामाजिक नीति बच्चे में नहीं आ जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अभी बच्चा पैदा हो गया और उसके बाद कहो मतलब 4-5 साल तक बच्चे में का सामाजिक विकास होने लगेगा क्या, वो सामाजिक चीजें सीखने लगेगा? नहीं, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, ये भी ध्यान रखना। बच्चा जो होता है वो 0 से 6 वर्ष तक सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसकी दुनिया जो है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो परिवार और आस पड़ोस, ठीक है। सामाजिकरण में प्रथम संस्थाओं की भूमिका निभाते हैं वो कौन है? वो हमारा परिवार है, दूसरा हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत छोटे बालकों के लिए सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो इसमें ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, उसका परिवार, तत्कालीन जो परिवार है वो बहुत छोटे बच्चों की प्राथमिक संस्था होती है। क्या होती है? प्राथमिक संस्था होती है, वहां पर बच्चा सबसे पहले जो है सीखता समझता है, ठीक है। सबसे पहले वहीं पर वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, वहीं से उसका विकास जो है वो प्रारंभ होता है। तो आप क्या कहेंगे, बहुत छोटे बालकों के लिए सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तत्कालीन परिवार। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बस उसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर दी गई है। तो मैं वहां पर आपको यही समझाने आई हूं कि अगर थोड़े से लैंग्वेज ऊपर नीचे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना आंसर बदल देंगे, आपका आंसर सेम ही रहना है, ठीक है। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो डेफिनेटली आप यही कहोगे कि परिवार और उसके आस पड़ोस के वातावरण। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास हमेशा अनिरंतर होता है, विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, विकास क्रमिक रूप से होता है, ठीक है। बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं विकास के संदर्भ में, आप बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल्दी से बताएं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? अच्छा एक बात बताओ, विकास हमेशा और अनिरंतर होता है, ये ध्यान रखना, विकास निरंतर होता है, जन्म से लेकर मरण तक आपका विकास होता रहेगा किसी ना किसी रूप में। क्योंकि मैंने आपको बताया है विकास कई तरीके का है, विकास एक तरह का नहीं है, विकास कई तरीके का होता है। आप चाहे सामाजिक विकास माने, चाहे आप उसको नैतिक विकास माने, शारीरिक विकास माने, गतिक विकास माने, संज्ञानात्मक विकास माने, विकास कई तरीके का होता है। तो ये ध्यान रखना, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहेगा, अनिरंतर नहीं कह सकते। विकास जो है वो निरंतर चलने वाला प्रोसीजर है, ठीक है, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। तो इसको कभी भी आप इस तरीके से नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ बिल्कुल, गार्डनर साहब ने कहा भी है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक है, बिल्कुल। और बाकी तो सही है कि विकास की, पहली बात तो विकास की कोई सीमा नहीं है। विकास कैसा होता है? विकास एक प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे में अलग अलग दर होती है विकास की, सभी बच्चे का विकास कभी भी सेम नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कोई एक बच्चा जो है उसका विकास 2 वर्षों में हो जा रहा है, वो 2 वर्षों में जो है वो चलना सीख जा रहा है अच्छे से, ठीक है, वो शब्दों का प्रयोग करना सीख जा रहा है कि वो 2 शब्द वाले जो शब्द है, वाक्य हैं, उनको पूरा करेला। कुछ बच्चे 2 वर्ष पूरे होने पर भी शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं कर पाते, वाक्य जो है वो नहीं बोल पाते, सही से नहीं चल पाते, ठीक है। तो ये क्या है? विकास की दर जो है वो अलग अलग रहती है, ये भी ध्यान रखना। विकास एकीकृत और बहुआयामी है, विकास एकीकृत और बहुआयामी है, किसी ना किसी रूप से विकास जो है वो कनेक्ट भी रहता है एक दूसरी जो अवस्थाएं हैं उनसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, विकास हमेशा अनिरंतर नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकास निरंतर होता है, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। यह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न, यहाँ पर देखो, विभिन्न धारणों को विभिन्न धरणों के तौर पर व्याख्यायित करता है। वे मानते हैं कि विकास क्या है, जल्दी से बताओ। विकास क्या है? निरंतर होता है, संस्कृति आधारित होता है, रुक रुक कर होता है, आनुवांशिकता पर आधारित होता है। विकास के बारे में स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट है, जल्दी से बताओ। विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं। वे मानते हैं कि विकास निरंतर होता है, संस्कृत आधारित होता है, रुक रुक कर होता है, आनुवांशिक पर आधारित होता है। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताएं।
फटाफट से बताएं। बहुत ही इजी है ये। देखो, निरंतर होता है ये तो सही है, संस्कृत आधारित होता है ये भी सही है, आनुवंशिकता पर आधारित होता है ये भी सही, रुक रुक कर होता है ये भी सही। पूछा क्या क्या है कि यह सिद्धांत जो कि विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करता है, जो विभिन्न चरण दिए गए हैं विकास के, उनके रूप में अगर व्याख्या कर रहा है विकास की, तब बताओ वो क्या मानते हैं। तो वो ये मानते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है। विकास कैसे होता है कि इस अवस्था तक इतना विकास होगा, इस अवस्था तक इतना विकास होगा, हम एक पैमाना मान लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, विकास कैसे होता है, विकास रुक रुक कर होता है। विकास कैसा होता है, विकास रुक रुक कर होता है। तुम पैदा हुए और तुम्हारे सभी तरह के विकास जो है वो तुरंत आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत पूछा गया है क्या है। विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है, ये शीर्षगामी सिद्धांत है कि सभी में विकास जो है वो, विकास की दर जो है वो सेम रहेगी। ये सही है क्या, जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं। शीर्षगामी सिद्धांत, विकास अनिरंतर होता है, पहली बात तो ये गलत ही है, निरंतर होता है। विकास केंद्र से बाह्य की तरफ बढ़ता है, ये कौन सा है, विकास केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ेगा, ये कौन सा विकास है, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताओ। इसको समीप दूरस्थ सिद्धांत कहते हैं। ये कौन सा विकास केंद्र से बाह्य तरफ बढ़ता है, समीप दूरस्थ सिद्धांत। ये कौन सा है, ये समीप दूरस्थ सिद्धांत कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो है नहीं। हाँ, शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। विकास कैसे बढ़ता है, विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे पहले सिर का विकास होना शुरू होता है, तो सिर से पैर की तरफ बढ़ता है विकास, और इसको हम क्या कहते हैं, शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जी हाँ, इसको शीर्षगामी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि भाई सिर से पैर की तरफ विकास बढ़ता है। पहले सिर का विकास होना शुरू होता है, फिर उसके बाद सिर से लेकर वो पैर तक आता है। ठीक है, विकास का ये क्रम अगर हो दिया तो आप कहेंगे इसको शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। वहीं अगर कहा जाए कि केंद्र से बाह्य, बाहर की तरफ विकास, उसको कहा जाता है समीप दूरस्थ सिद्धांत। क्या कहा जाता है, समीप दूरस्थ सिद्धांत कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो गया आपका सी वाला ऑप्शन। विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है। तो अभी हमने बताया सिर से पैर की तरफ, इसको कहा जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कि विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता रहेगा किसी ना किसी रूप में। विकास का मतलब ये नहीं है कि आपका शारीरिक विकास ही होता रहे, कि आपकी जीवन पर्यंत लंबाई बढ़ती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं, उसे वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, वो वृद्धि है, ग्रोथ जो डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आनुवांशिकता का सिद्धांत नहीं, अधोगामी, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसा भी नहीं यहाँ पर। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले जो सिद्धांतकारी हैं वो किस स्टेटमेंट को मानते हैं यहाँ पर, ये बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, सारे स्टेटमेंट एक बार आप देख लीजिए, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखो, विकास की नमनीयता का जो सिद्धांत है और नमनीयता के सिद्धांत को मानने वाले जो हैं उनका मानना क्या है, केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है। ऐसा नहीं है कि आपका स्वभाव ही आपका विकास निर्धारित कर देता है। अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो विकास के सारे पहलू आप में विकसित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, विकास हमेशा निरंतर होता है, ये बात सही है। विकास हमेशा अनिरंतर तो हो ही नहीं सकता, ये हटा दो। यहाँ पर लेकिन पूछा गया है जो विकास की नमनीयता का सिद्धांत है वो क्या विश्वास करता है। इस सिद्धांत को मानने वाले जो सिद्धांतकारी हैं उनका मानना क्या है, उनका मानना है कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। आप बच्चे का पालन पोषण जिस भी प्रकार से करेंगे वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे अगर आप उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, आप उनसे अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं,
ठीक है, उनको बात बात पर जो धमकियां होती हैं बच्चों को दी जाती हैं वो दे रहे हैं, तो उनका क्या होता है, उनका विकास जो है इन फैक्टर्स से प्रभावित होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, शारीरिक हिंसा करना बच्चों के साथ, चीखना चिल्लाना, उन पे चिड़चिड़ापन दिखाना, तो इससे क्या होता है, बच्चों का विकास जो है वो प्रभावित होता है। ऐसा किसका मानना है, विकास की नमनीयता का मानना है। मतलब पेरेंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये विकास की नमनीयता सिद्धांत में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? ये सही बात है, बच्चे जो हैं वो पेन पकड़ने से पहले ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे उनको अगर पानी देना है या आप उनको दूध पिला रहे हो, तो अगर उनको छोटे से ग्लास में पकड़ा दोगे तो वो फिर वो पकड़ना सीख जाते हैं। बजाय पेंसिल और पेन पकड़ना कब सीखते हैं, जब वो 4 वर्ष के होने लगते हैं, 3 से 4 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष में, तब ये चीजें सीखते हैं। और पेन ग्लास पकड़ना जो है वो सीखने लगते हैं 2 साल से ही। ठीक है, दूसरे साल से वो कोशिश करने लगते हैं, पहले ही साल से बच्चे कुछ जो है वो बॉटल पकड़ना अपनी सीखने लगते हैं। तो ये क्या है, इसको क्या कहोगे, ये शीर्षगामी सिद्धांत है, पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत है, या अधोगामी सिद्धांत है, या बहिष्कार का सिद्धांत है? ये किस सिद्धांत की यहाँ पर बात की जा रही है, ये बताओ। ये किस सिद्धांत की बात की जा रही है यहाँ पर, ये बताना है, जल्दी से बताएं। इसको कहते हैं निकट से दूर की ओर जाना, मतलब केंद्र से बाहर की ओर जाना, समीप दूरस्थ सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जल्दी से बताएं फटाफट। यह निकट से दूर शरीर के कुछ हिस्से तक पहुंचता है, ये कौन सा सिद्धांत है, यहाँ पर आपको ये वर्णन करना है, जल्दी से बताएं। यहाँ सूक्ष्म मांसपेशियों की बजाय बच्चा क्या करता है, मौलिक मांसपेशियों का विकास जो है उसके अंदर पहले होने लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अधोगामी सिद्धांत कहा जाता है। उसको कौन सा सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत कहा जाता है। ये बहिष्कार का सिद्धांत तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहले ही यहाँ से हट गया, ये हटा देना। ठीक है, शीर्षगामी सिद्धांत आपको पता है, सिर से पैर की ओर जो सिद्धांत है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं, अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं है वो बताना है। विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, बच्चों के विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं, विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। हमेशा जब भी आप प्रश्न करें ये जरूर देखें कि प्रश्न में पूछा आपसे क्या गया है पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है, तो दोनों का पहले ध्यान से पढ़ लें प्रश्न को, फिर उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करें। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, जल्दी से बताएं कौन सा। यहां पर एक बात बताओ, मैं आपको कई बार समझा चुकी हूं, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो अनिरंतर पहले ही ऑप्शन में आ गया है, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। बच्चों की विकास के दर में विभिन्नताएं होती, जी हाँ, ग्रोथ रेट जो है हर बच्चे का अलग अलग होता है। ठीक है, विभिन्नताएं होती हैं हर बच्चे के विकास में, कोई वो चीज जल्दी सीख लेगा, कोई देर से सीखेगा, किसी में सामाजिक विकास पहले हो गया, किसी में नैतिक विकास पहले हो गया, ज्यादा हो गया किसी में कम हो गया, तो सबका ग्रोथ रेट जो है वो क्या होता है, सबका अलग अलग है। अगर हम कहें डेवलपमेंट जो है वो सबका डेवलपमेंट की, अगर हम कहें रेट जो है वो सब में अलग अलग है, सब में विभिन्नताएं हैं, तो यहाँ पर ये आपका सही है। विकास प्रकृति, जी हाँ, प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है, जी हाँ, विकास व्यवस्थित रूप से ही होता है, मतलब उसकी एक हायरार्की है कि पहले ये विकसित होगा फिर ये विकसित होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि LSRW भाषा का एक रूल है कि पहले आप क्या करते हो, सुनना सीखते हो, फिर बोलना सीखते हो, फिर क्या करते हो, फिर आप लिखना पढ़ना सीखते हो, फिर आप लिखना सीखते हो। वैसे ही इसका भी विकास का एक सीक्वेंस होता है कि पहले आप ये सीखोगे फिर ये सीखोगे, तो धीरे 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 पहले आप क्या करते हो, पहले आप सुनना सीखते हो, देखना सीखते हो, अपने जो घर वाले हैं उनको पहचानना, पहले मम्मी को पहचानना सीखोगे, फिर पापा को पहचानना सीखोगे, फिर घर में जो लोग होते हैं उनको पहचानना सीख जाते हो। ठीक है, फिर जो आस पड़ोस होते हैं उनको पहचानना सीखते हो आप, फिर इस तरीके से एक व्यवस्था है विकास की भी। ऐसा नहीं कि कोई भी विकास जो है आप में अचानक से हो जाएगा, ऐसा नहीं।
विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? अभी बताया गया है आपका, तो अब ये गलत नहीं होगा। विकास पूर्व अनुमेय है, विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? ये बताओ। सिर से पैर की ओर होता है, सबसे पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, जल्दी से बताएं। फटाफट से बताएंगे। देखो, आपको पता है सबसे पहले बालक का जो है वो सिर विकसित होता है। सबसे पहले बालक का क्या होता है? बालक का सिर विकसित होता है, और सबसे अंत में उसके पैर विकसित होते हैं। तो इसको क्या कहते हो, या किस लिए होता है? बताओ जल्दी से। सबसे पहले बच्चे का सिर विकसित होता है, फिर उसके बाद सबसे अंत में उसके पैर विकसित होते हैं, और यही बच्चे के विकास पर भी लागू होता है। सबसे पहले वो नियंत्रण करना किस पर सीखता है? बताओ। जन्म के कुछ समय बाद वो क्या करेगा? हाथ पैर चलाना सीखता है। हाथ पैर चलाने के बाद कुछ समय बाद वो धीरे धीरे रेंग इधर उधर बेड पे सरकने लगता है। ठीक है, फिर उसको आप घुटनों के बल चलना सीख जाता है। फिर वो सहारा ले लेके चलना सीखता है। फिर वो बिना सहारा के कदम चलना सीखता है। फिर वो क्या करता है? बिना किसी सपोर्ट के चलना सीखेगा, डरेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है ना। तो यहाँ पर सिर से पैर तक का क्या मतलब क्या है? कि विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। विकास कैसे होता है? तो विकास जटिल सरल सिर से पैर तक, या आप बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? बाह्य से केंद्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास कैसे होता है यहाँ पर आपको ये बताना है, जल्दी से बताएं। तो विकास आपको पता है सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले सिर का विकास होता है, बाद में पैर, सबसे अंत में पैर का होता है। तो विकास यहाँ पर आपको हो गए क्या? सिर से पैर की तरफ होता है। नेक्स्ट देखो, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों को द्वारा प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है। विकास पर्यावरण द्वारा भी प्रभावित होता है, विकास जो है आपका आनुवंशिकता के द्वारा भी प्रभावित होता है। तो दोनों ही कारक विकास को प्रभावित करते हैं। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करता है। ऐसा होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, सही है। विकास परिवर्त्य है, जी हाँ सही है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन अगर आप देख रहे होगे तो ये सही नहीं है। विकास सार्वभौमिक है, ये सही है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। ऐसा नहीं होता है, सांस्कृतिक संदर्भ भी विकास को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक संदर्भ भी विकास को क्या करता है? विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन होगा। बालक के विकास के अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विकास के संदर्भ में समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कहलाई जाती है। क्या कहलाती है? प्रोत्साहन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, उत्प्रेरक अवधि, कूट लेखन या एनकोडिंग अवधि। उसको क्या कहते हैं? विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कौन सी अवस्था कहलाती है? उसको क्या कहोगे? चारों ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिल करोगे? जल्दी से बताओ। उसको क्या कहते हैं? उसको विकास के संदर्भ में समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाई जाती है। वो क्या कहलाती है? उसको चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हमारे अंदर क्या होते हैं? जिसमें विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता जो है वो हमारे अंदर आती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, एजर्शन है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और 6 रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी से बताएं। फटाफट से बता, दिमाग लगाओ और बिल्कुल सही बताओगे। देखो,
अगर हम बात करें 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और 6 रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल को बेहतर नियंत्रण पा, मोटर स्किल जो है वो सबसे ज्यादा इस टाइम एक्टिव होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो मोटर स्किल विकसित होता है, ये बहुत बढ़िया बात है और ये सबसे अच्छा समय होता है उनको सीखने के लिए। लेकिन अगर हम इस समय में उनके ऊपर दबाव डालेंगे तो उनके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। हमें बताया जाता है कि ये ध्यान रखना, सीटेट में कोई भी नेगेटिव पॉइंट जो है वो कभी आपका आंसर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो कोई भी नेगेटिव पॉइंट को सपोर्ट नहीं, दबाव जहां पर भी आ जाए वो समझ लो गलत है। ठीक है, वो गलत ऑप्शन है। रटने पर कहीं पर आ जाए वो भी गलत ऑप्शन है, आप उसको चूज नहीं कर सकते, क्योंकि सीटेट बिल्कुल भी इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का सही नहीं हो सकता सीटेट के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल भी नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दबाव नहीं डालना चाहिए ठीक से और 6 रेखाओं के भीतर लिखने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है कि हमें दबाव जो है वो नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमने दबाव डाला बच्चे के ऊपर तो उसके विकास जो है वो प्रभावित होगा। ठीक है, उसका विकास जो है वो प्रभावित होगा। तो ये बिल्कुल सही। बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अब इस टाइम हम उनके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, ठीक है, कि तुम ऐसे सीख जाओ, इन्हीं लाइनों के अंदर लिखना सीख जाओ, ऐसा नहीं है। कौन सा यहाँ पर ऐसा है कि विकास के समीप दूरा भिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए कौन सा कथन ऐसा है, कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व? विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि विकास बहुदिशात्मक सभी दिशाओं में और बहुत आयाम है विकास के। ठीक है, बहुआयामी, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम शक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकसित होती है। यहां पर पूछा क्या गया है, हमें सिद्धांत के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व कौन सा ऑप्शन कर रहा है। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। प्रॉक्सिमो डिजिटल सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, फटाफट से। यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, विकास ये तो सिद्धांत था नहीं समीप दूराभिमुख, केंद्र से बाहर की ओर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही है कि मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ये केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, ये केंद्र से बाहर की ओर सिद्धांत है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल, ये कौन सा सिद्धांत है? करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है, ये बताइए, कौन सा सही है? विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते नहीं, वो परस्पर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर क्या होते, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। असतत प्रक्रिया नहीं, विकास सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाए? विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक तरीके से नहीं। आप कहोगे कि विकास हमेशा इस एक सरल रैखिक गति में होता है, रहता है, नहीं, विकास चक्रीय होता है। विकास कैसा होता है? विकास चक्रीय तरीके से होता है, तो यहां पर यह ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, यहां पर करेक्ट आंसर सी होगा। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक, रेखीय, शीर्षगामी, समीप दूराभिमुख। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ये जो स्टेटमेंट है ये क्या दर्शाता है, ये क्या बताता है, जल्दी से बताएं। अभी तो बताया, ये क्या सिखाता है? बच्चे धागे में मोती पिरोने से पहले गेंद पकड़ना सीख जाते हैं, तो ये क्या है? ये समीप धुराभिमुख सिद्धांत है, प्रॉक्सिमो डिजिटल। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले हम सकल पेशी कौशल जो है वो सीखते हैं, विकसित होता है। ये कौशल पहले विकसित होता है सूक्ष्म पेशी कौशल से, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी होगा। ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।